वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो ये वीडियो है, ये जो क्लास है, ये जो सीरीज़ है, आज आप पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी बुक सोशल साइंस। इसमें क्लास 7 में 3 सोशल साइंस की बुक हैं और आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये यूपीएससी प्री मेंस में दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। एवरी टॉपर, जो भी यूपीएससी के टॉपर्स है, जो पीसीएस के टॉपर है, वो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको सिंपल सेंटेंस में सभी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सब के बारे में नॉलेज हो जाती है। पॉलिटी की, इकोनॉमी की बेसिक नॉलेज हो जाती है। तब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपको वो ईज़िली समझ में आती है। बट आप सीधे अगर जंप कर गए स्टैंडर्ड बुक में तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी बुक ज़रूर कवर करें। एवरी टॉपर्स, सभी टॉपर यही रिकमेंड करते हैं कि आपको 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। हम ये सुनते घबरा जाते हैं, बट आपको सारे बुक नहीं पढ़ने हैं, उसमें सिलेक्टिव बुक पढ़नी मेन होती है। इकोनॉमी, इकोनॉमी जो कि आपकी 11 क्लास से मेनली शुरू होती है और आप 6 से लेकर के 10 तक सोशल साइंस के बुक पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के बुक पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने बेसिक एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर हेल्प, कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोई भी हेल्प चाहिए, कॉन्टैक्ट अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम ये बुक कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आवर पास्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया है। जिसने नहीं देखा है वो एक बार जाके उसको प्लीज़ देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो एनसीईआरटी के बुक पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो यूपीएससी या पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे उसी को हम पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है 5, 6, 7, 8, उसमें से जो आपको स्पेशली मेंस के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और जो प्री के लिए इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके वो कवर हो जाएंगे ईजिली। तो चलिए पहला चैप्टर है ओमेंस चेंज द वर्ल्ड। ओमेंस की जो चेंज करने की पावर होती है, दुनिया को बदलने की शक्ति होती है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी शो हाउ वोमेंस वर्क इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क। हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा कि कैसे वोमेन जो घरों की काम करते उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि काम के रूप में। We also read how doing household work and taking care of family member is a full-time job. There are no specific hour at which it begin or end. हमने ये भी देखा कि कैसे जो हाउस वर्क है, जो हाउस होल्ड वर्क है, उसकी कोई फिक्स टाइम नहीं है। जो फैमिली केयरिंग है उसकी कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसकी कोई बिगनिंग नहीं है, कोई उसकी एंडिंग नहीं है। फिर भी हम उसे काउंट नहीं करते एज अ वर्क में। इन दिस चैप्टर वी लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। इस चैप्टर में हम जो महिलाएं बाहर काम कर सकती हैं या उनके लिए क्या घर के बाहर काम है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे। अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन आर सीन्स टू बी मोर सूटेबल फॉर मेन दैन फॉर वोमेन। हम ये भी देखेंगे कि कितने सारे जॉब है, ऑक्यूपेशन है, काम है जो मेन को ज़्यादा सूट करते हैं वोमेन की तुलना में। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वोमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। हम ये भी देखेंगे कि जो एक महिला है वो अपने इक्वालिटी के लिए कैसे अभी भी स्ट्रगल कर रही है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे है, आप फिगर लगा सकते हैं। ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे महिलाएं कुछ स्पेशल काम कर रही हैं। ये आपको दिख रहा है इस फिगर में, देखिए। पर 8.3% of working women in India are engaged in agricultural work. Their work should
include planting, weeding, harvesting, and threshing. Yet, when we think of a farmer, we only think of man. यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि औरतें जो है वो सभी फार्मिंग के कामों में इंक्लूडिंग होती हैं, जैसे उसे रोपना, उसे उगाना, उसे काटना, हार्वेस्ट करना, सीडलिंग करना, प्लांटिंग करना। बट फिर भी हम जब फार्मर की बात करते हैं तो सभी बच्चों के दिमाग में, आपके भी दिमाग में मेन ही आते हैं कि आदमी ही फार्मर होते हैं। ये यहाँ पे रोज़िया मैम है जिन्होंने 30 चिल्ड्रन को एक वर्क दिया कि आप बताइए कि कौन क्या काम कर सकता है। तो यहाँ पे आपको टेबल दिख रहे होंगे कि टीचर्स में मेल कम हम करते, फीमेल ज़्यादा अकाउंट है। फार्मर हम मेल को ज़्यादा सोचते हैं, फीमेल को तो हम काउंट ही नहीं करते कि वो फार्मर है। फैक्ट्री वर्कर मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, वोमेंस को कम। नर्स में मेल हम सोचते ही नहीं हैं, हम फीमेल को नर्स सोचते हैं। साइंटिस्ट में एवरी साइंटिस्ट इज़ मेल, ऐसा हम सोचते हैं। और ऐसे कुछ जॉब में लोगों की मान्यताएं आ चुकी हैं कि ये परफेक्ट जॉब है मेल के लिए, ये परफेक्ट जॉब है फीमेल के लिए। फीवर, ये जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से आप इससे और अपने जीएस मेंस के क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल के थ्रू, सिंपल सेंटेंस में अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होगी मेंस के लिए, क्योंकि हमें मेंस के लिए यूनिक पॉइंट नहीं मिल पाते। यहाँ से आप यूनिक पॉइंट उठा सकते हैं। फीवर, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। वोमेंस के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रेन in Rosie ma'am class drew women as nurse and men as army officers. The reason they did this is because they feel that outside the home too women are good at only certain job. यहाँ पे जो रोज़ी मैम ने वर्क दिए थे उसमें से बहुत सारे बच्चों को ये लगा कि वोमेन सिर्फ नर्स के लिए परफेक्ट है और आर्मी ऑफिसर्स मेल ही होने चाहिए। और उन्हें ये भी लगा कि जो वोमेन है वो सिर्फ कुछ ही जॉब में फिट आ सकती हैं। For example, many people believe that women make better nurse because they are more patient and gentle. बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि फीमेल ही नर्स हो सकती है क्योंकि वो बहुत पेशेंट होती हैं, जेंटल होती हैं। दिस इज़ लिंक टू वोमेंस रोल विद इन द फैमिली। ये एक फैमिली के रोल की तरह देखा जाता है। जैसे फैमिली घर में केयर करती है वैसे ही नर्सेस हॉस्पिटल में केयर करेंगी। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girl and women are not capable of dealing with technological thing. ये भी मान्यता है कि टेक्नोलॉजी से महिलाओं का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। Because so many people believe in this stereotype, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctor. इस stereotype की वजह से बहुत सारे फीमेल्स को सपोर्ट नहीं मिल पाता और मेल ही एक डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। इन द मोस्ट फैमिली वंस गर्ल फिनिश स्कूल दे आर इनकरेजिंग बाई देयर फार्मर्स टू सी मैरिज एंड फैमिलीज। जब लड़कियां स्कूल फिनिश कर लेती है तो उन्हें मैरिज के लिए कहा जाता है, जबकि लड़कों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्टेरियोटाइप क्या है? स्टेरियोटाइप है ग्रुप ऑफ पीपल थिंक अ सेम चीज़। जैसे कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं। ऐसा थॉट पहले से ही ये डिस्क्राइब कर देना कि कौन क्या है, किसके लिए क्या होना चाहिए, बिना उसको जाने, बिना उसको समझे। तो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाली एक महिला का नाम हमारे सामने आता है एज अ एग्जांपल, इंजीनियर ड्राइवर लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा जो है वो 27 साल की महिला होती हैं जो फर्स्ट इंडियन रेलवे, जो नॉर्थ इंडियन रेलवे है उसकी फ़र्स्ट इंजीनियर ड्राइवर होती हैं। उन्हें इसमें आप पढ़ सकते, बट इस एग्जांपल के रूप में यूज़ कर सकते कि स्टीरियोटाइप को इन्होंने ब्रेक किया एक इंजीनियर बन के। इनके कुछ फेमस कोट्स हैं। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी से इट इज़ नॉट फॉर गर्ल आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। वो बोलती मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, अगर कोई कहता है कि ये गर्ल्स नहीं कर सकती तो उससे मैं ज़रूर करती हूँ। और इनका फ़िलोसफी सिंपल है, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फ़न विदाउट हार्मिंग एनी वन। अगर मुझे अच्छा लग रहा है बिना किसी को हार्म किए तो मैं वो काम ज़रूर करूँगी,
अच्छे से करूँगी और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँगी। ये इनकी फ़िलॉसफ़ी है। इट इज़ यूज्ड बाय यू इन एसे। हमें कोट्स नहीं मिलते हैं, यूनिक कोट्स हो सकते हैं ये। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रेन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। समटाइम these come in the form of demand from adults। बहुत अभी दुनिया में बच्चे बहुत सारे प्रेशर फील कर रहे हैं, वो एडल्ट्स के थ्रू हो सकते हैं। एट देयर टाइम दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाई आवर ओन फ्रेंड। कभी कभी हम अपने फ्रेंड के द्वारा भी टीज किए जाते हैं। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। बॉयज़ को जॉब के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि आपको ऐसे जॉब करनी है जिसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक फिगर के थ्रू दिया गया है कि एक बच्चा है, उसका नाम जेवियर है, जो क्लास 10 में है। उसे हिस्ट्री और जो लैंग्वेज पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, बट उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि आपको साइंस में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपको आगे जाके डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। जबकि जेवियर बोलते हैं कि हमें तो हिस्ट्री और लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे स्टीरियोटाइप ये दिखाया गया है कि एक लड़के से एक्सपेक्ट किया जाता है उसे इंजीनियर डॉक्टर ही बनना चाहिए। इट इज़ यूज़, ये आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल के रूप में। फिर यहाँ पे एक लेडी दिख रही है आपको, ये है रामाबाई। इन्होंने भी कुछ इम्पोर्टेंस काम किए हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, जो लड़कियों को आगे ले जाने के काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रेस पेंटिंग है। रामाबाई सो एवर विद हर डॉटर कैंपेन द cause of women education. She never went to school but learned to read and write from her parents. इन्हें स्कूल नहीं भेजा गया, इन्होंने पढ़ना लिखना अपने पेरेंट्स से सीखा, मॉम डैड से सीखा। शी वॉज गिविंग द टाइटल पंडित बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। इन्हें पंडित का टाइटल मिला क्योंकि ये पढ़ लिख सकती थी संस्कृत को। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज ऑन देन we are not allowed such knowledge. She went on to set up a mission in Khergaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. खेड़गांव में इन्होंने एक स्कूल चालू किया, मिशन चालू किया, जिसमें वोमेंस और विडो पुअर औरतों को पढ़ाया जाता था ताकि वो सिर्फ पढ़ लिख कर शिक्षित ना बने बल्कि इंडिपेंडेंट बने, अपनी पैरों पे खड़े हो सकें। दे वेयर टॉट अ वेराइटी ऑफ स्किल। उन्होंने बहुत सारे स्किल्स सिखाए, जिसमें से प्रिंटिंग प्रेस मेन थी, जो आज भी प्रिंटिंग प्रेस में महिलाओं की संख्या दिखने को मिलती है हमें। लर्निंग फॉर चेंज, चेंज से हमें क्या सीखना चाहिए। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। एज मोर and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bound or not appropriate for some children. आज सबको स्कूल जाना एक नॉर्मल काम लगते हैं, बट हमें ये सोचने में भी डिफ़िकल्टी होगी कि पहले ये बहुत लोगों की पहुँच से ही बाहर थी। But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. पास्ट में बहुत ही कम लोगों को लिखने पढ़ने आता था। Most children learned the work their families or elders did. बहुत सारे बच्चे काम सीखते थे जो फैमिली और परिवार वाले करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्ल्स द सिचुएशन और वर्स। गर्ल्स के लिए सिचुएशन और भी ख़राब थी। इन कम्युनिटी दैट टॉट सन to read and write, daughter were not allowed to learn the alphabet. लड़के को पढ़ाया लिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को अल्फ़ाबेट्स भी नहीं बताए जाते थे। Even the family where skill like pottery, weaving and crafting were taught. The contribution of daughter, जबकि उन्हें पोट्री, वीविंग, क्राफ्टिंग भी नहीं करने दिया जाता था। वो सब कुछ करती थी, पोट्री का सामान लेके आती थी, मड लेके आती थी, गीली मिट्टियाँ लेके आती थी, लेकिन उन्हें व्हील पे पोट्री बनाने का भी अधिकार नहीं था। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. School became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. 19th century में जिसके माँ बाप पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना चालू किया।
Let us read about the experience of रशुंदरी देवी who was born in West Bengal. रशुंदरी देवी के बारे में हम पढ़ेंगे जो वेस्ट बंगाल में पैदा हुई आज से लगभग 200 सालों पहले. एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला. हर बुक टाइटल अमर जीवन. उन्होंने 60 साल की उम्र में एक बुक लिखा अमर जीवन, फर्स्ट नॉन बायोग्राफी रिटन बाय इंडियन वुमेन. रशुंधरा बाई देवी द्वारा जो अमर जीवन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया, ये पहला ऑटोबायोग्राफी था जो महिला ने लिखा था. उनका एक्सपीरियंस ये था कि वो एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, बट उन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था. समाज में ये कहा गया, उन्हें ये प्रचलित था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख लेती है तो अपने पति के लिए पनौती होती है और उन्हें विधवा होने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है. इसके बावजूद वो दिन भर काम करती थी, रात में अपनी पढ़ाई करती थी. जब उनके जो बड़े लड़के थे वो अपने यहाँ पे और आप एक एग्जांपल मिलता है रकिया शकवात हुसैन. यहाँ पे लिखा हुआ है इनके लेडी लैंड. ये एक बुक लिखती हैं. इन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था. इन्होंने भी बहुत मेहनत की, स्ट्रगल करके ये पढ़ाई की, पढ़ना लिखना सीखा और कंट्रीब्यूशन किया कि औरतों को भी पढ़ना लिखना चाहिए. इन्होंने एक बुक लिखी है लेडी लैंड. लेडी लैंड में उन्होंने ये बताया है कि एक इनका ड्रीम होता है ये ऐसा जगह पे इमेजिन जाती हैं जहाँ पे लड़कियाँ कार चला रही हैं, फ्लाई कर रही हैं, हर एक काम लड़कियाँ कर रही हैं. फिर इनकी दोस्त आके इन्हें उठाती हैं, तब इनको लगता हो यार मैं तो सपने देख रही थी. तो ये इन्होंने लिखा है सुल्तान ड्रीम नामक बुक में एक सपने के बारे में जहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही हैं सारे जो आदमी कर सकते हैं. तो जो रशुंधरा बाई की हमने पढ़ी है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके अपने आप को पढ़ाया लिखाया. सब ने मना किया, सब ने विरोध किया. वो दिन भर काम करती, रात में जो उनके बड़े बच्चे थे उनको जब पढ़ाया जाता था उसके बुक्स चोरी चोरी करके वो पढ़ती थी. चैतन्य भगत हो गए, ये सब संतों के उन्होंने बुक्स पढ़े, बहुत सारे पढ़ के. अनलाइक रशुंधरा देवी एंड रोकिया Hussain, who were not allowed to learn to read and write, large number of girls attend school in India today. Despite this, there continue to be many girls who leave school for reason of poverty, inadequate schooling facilities and discrimination. आज भी जैसे रशुंधरा देवी थी, रुकिया हुसैन थी, उन्हें तो पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, बट आज जो लड़कियां पहुंच रही हैं वो भी पढ़ लिख नहीं पा रही हैं. आज की भी जनरेशन नहीं पढ़ पा रही. क्यों? क्योंकि उनके पास पॉवर्टी है, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटी है. इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटी मतलब मेल फीमेल के जो टॉयलेट है वो अलग नहीं है, वो सेम होने की वजह से भी लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं. डिस्क्रिमिनेशन होते हैं बॉयज़ गर्ल्स में, अभी भी बहुत जगह पे ये प्रिवलेंट है. प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटी टू चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ एंड क्लास बैकग्राउंड एंड particularly girl continue to be a challenge in India. अभी भी एक चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है इंडिया के. स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4, जो बताता है कि क्वालिटी एजुकेशन एवरी स्टूडेंट को मिलना चाहिए, सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है. आपको ये पढ़ना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं. Schooling and education today. Today, both boys and girls attend school in large number. Yet, as we well see, there still remain difference between the education of boys and girls. India has a census every 10 years, which count the whole population of country. It also gather detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men. यहाँ पे स्कूलिंग कैसी है टुडे की. 10 साल में सेंसस किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ सामने निकल के आती है कि इंडिया में कैसी पोजीशन है एजुकेशन की, बच्चे कितने इनरोल हो रहे हैं, कितने नहीं इनरोल हो रहे हैं. तो उसमें जो सेंसस हुए थे लास्ट ईयर की 1961 में 40% बॉयज़ गर्ल्स एजुकेटेड थे. वेल लिटरेट देयर
7 years old and above 40% लिटरेटेड थे कंपेयर टू जस्ट 15% ऑल गर्ल्स एंड वुमेन। उसमें 40% में थे, 15% ही गर्ल्स और वुमेन्स थी। अभी रिसेंट में जो 2011 में सेंसस हुए उसमें 82% बॉयज़ एंड मेल एजुकेटेड है, लिटरेट है, 65% गर्ल्स और वुमेन्स है। इसका मेन तो एजुकेशन बढ़ी है। बट as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. आपने अभी भी देखा इसमें, इस दूसरे सेंसस में एजुकेशन, लिटरेचर और लिटरेट पर्सन, शिक्षित पर्सन की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसमें भी मेल आगे हैं फीमेल से। तो गैप जो है उनके बीच की वो नहीं गई, वो अभी भी है। ये आप सेंसस को एक बार लुकआउट कर सकते हैं। फिर दलित आदिवासी, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। जो दलित आदिवासी गर्ल्स हैं वो और भी स्कूल कम अटेंड कर पाती हैं ड्यू टू अनअवेयरनेस, ड्यू टू कि मैं क्या ही करेंगे पढ़ा के लिखा के, तो इससे अच्छा घर के काम करो। ये सब थॉट की वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गवर्नमेंट स्कीम है। इसके ऊपर आप जाके सर्च करिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कहाँ पे लिखनी चाहिए। इट इज़ नॉट क्लोज टू पीपल होम्स एंड देयर इज़, बहुत सारे रीज़न है कि क्यों नहीं पढ़ाया जाता। कभी कभी स्कूल जैसे विलेजेस में, गांव में स्कूल है बहुत दूर होते हैं, कोई एफर्ट नहीं कर सकते, बसेस वैन्स नहीं होती हैं, कॉस्टली होते हैं, फैमिली पुअर होती है, गरीब होती है, तो वो कॉस्ट नहीं उठा सकती है। मेल को प्रेफरेंस, मेल और गर्ल्स में तो मेल को ही प्रेफरेंस मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट होते हैं, इसलिए टीचर्स, क्लासमेट सबकी वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। वोमेंस मूवमेंट, women and girls now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health, where the situation of women and girls has improved. वोमेंस मूवमेंट की वजह से आज वोमेंस की सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर भी आज भी स्ट्रगल है। वोमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। वोमेंस ने स्ट्रगल किया है अकेले और ग्रुप में ताकि ये चेंज लाया जा सके। इंडिविजुअल्स, वोमेन एंड वोमेंस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। बहुत सारी महिलाओं ने देश के, उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर कैंपेन की, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस के अगेंस्ट बहुत सारे वोमेंस मूवमेंट हुए। उसके बाद 1997 में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आया, जो महिलाओं को वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हरासमेंट को सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मिलेंगे। सत्यारनी एज active member of women's movement sitting on the step of the Supreme Court surrounded by legal file gathered during the course of long legal battle to seek justice for her daughter who was murdered for dowry. डावरी के लिए उनकी बच्ची को मार दिया गया, उसके न्याय के लिए यहाँ पे वो खड़ी हैं। 1980s में वोमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक अबाउट अगेंस्ट वर्दी डावरी डेथ। 1980s में डाउरी डेथ के केसेस बहुत हाइक पे थे। केस ऑफ यंग ब्राइड बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड, जी पति और ससुराल वालों ने डाउरी के लिए अपनी बहू का ही कत्ल कर दिया। ये सब मामलों को रोकने के लिए वोमेंस मूवमेंट बहुत काम आए। राइजिंग अवेयरनेस, एन इम्पोर्टेंट ऑफ वोमेंस movement work is to raise public awareness on women's right issues. वोमेंस के जो राइट इश्यूज़ हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम किया गया। इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रोटेस्टिंग, वोमेंस मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वोमेन टेक प्लेस और फॉर एग्जांपल व्हेन आर लॉ और पॉलिसीज एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट पब्लिक। प्रोटेस्टिंग क्या है? एज अ पार्ट हम प्रोटेस्ट करते कि हमें ये लॉज नहीं चाहिए। लार्ज नंबर में पब्लिक आके प्रोटेस्ट करती है, अपना विरोध जताती है। फिर शोविंग सॉलिडेरिटी, एकता, सपोर्ट करना, एक ही उद्देश्य के साथ बहुत लोगों का साथ में आना।
जैसे सभी महिलाओं का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को फ्रीडम दी जाए एजुकेशन की, पढ़ने लिखने की, उन्हें हर जगह इक्वल ट्रीट किया जाए। या पॉज करके अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और ये ग्लॉसरी या स्टीरियोटाइप, मतलब मैंने बता दिया डिस्क्रिमिनेशन जो मेल फीमेल में हो रहे हैं, मेल बहुत आगे फीमेल बहुत पीछे, ये काम कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। वायलेशन मतलब किसी नियम का उल्लंघन करना। सेक्सुअल हरासमेंट जो मिसबिहेव होता है औरतों के साथ। इसमें हम चैप्टर सिक्स में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, मीडिया क्या है, मीडिया का यूज़ क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें बेसिक्स दिए गए हैं। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। जो भी आप टीवी पे देख रहे हो उसे मीडिया कहते हैं। मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। इट्स डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। ये वे है, तरीका है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी में। बिकॉज मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। फ़ोन कॉल से लेकर के न्यूज़ ऑन टीवी तक हम इसे मीडिया कहते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन एक दूसरे से शेयर की जाती है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ये आप पॉज करके पढ़ सकते। इट इज़ सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बच्चों को दिया गया है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। मीडिया एंड मनी, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मीडिया सिर्फ एक बहुत मीडिया टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ और एक्सपेंसिव। मीडिया में मनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ पे ये भी बहुत आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है स्पेशल। यहाँ पे है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कशन इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। मीडिया जो डेमोक्रेसी मीडिया होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री और दुनिया के लिए, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू बताती है, हमें सब कुछ बताती है कि क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट कहाँ पे क्या काम कर रही है, सब हमें घटनाओं के बारे में, देश विदेश की घटनाओं के बारे में हमें सब कौन बताता है, मीडिया बताता है। मीडिया को फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर एंड ओनली, बट आप एक अभी मीडिया में बायसनेस आ गई है। अगर हम मीडिया को फ्री छोड़ देते, उन्हें कोई काउंटर करने वाला नहीं है, कोई उनसे क्वेश्चन करने वाला नहीं है, तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू एज अ टीवी के थ्रू जो न्यूज़ आते हैं वो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशन, एटीट्यूड को शेप करने का काम करते हैं। जिस टाइप के हम न्यूज़ सुनते हैं उस टाइप के हमारी पॉइंट ऑफ व्यू बन के सामने आते हैं। तो मीडिया इसलिए कभी कभी लोकल पेपर्स सामने आते हैं, जैसे दलित, बहुत सारे जो लोकल्स पेपर होते हैं, सनमार्ग, ये सब जो लोकल पेपर होते हैं वो लोकल इशू को उठाते हैं। जो मीडिया नेशनल मीडिया होती है, बड़े बड़े मीडियाज़ होते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं, वो सिर्फ एज अ वो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं एक गवर्नमेंट और एक बिजनेस पर्सनस। तो जो भी आजकल की जो मीडिया है वो बायस हो चुकी है, वो हमारे मेनली हमारे थॉट को शेप करती है। इसलिए आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा देखिए, यहाँ पे मीडिया बिजनेस द्वारा कंट्रोल की जा रही है और गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जा रही है। डाउन टू अर्थ, आप कोई भी मैगज़ीन ले लीजिए, एक पर्टिकुलर मैगज़ीन में एक पर्टिकुलर इशू को बताया गया है कि यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। फिर साइंस से रिलेटेड एक मैगज़ीन आएगी जिसमें सिर्फ साइंस की बातें होंगी। तो यहाँ पे मीडिया द्वारा हमारे थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड को शेप करने के काम किए जाते हैं। फिर मीडिया आजकल जो हाइलाइट्स हो रहे हैं, जो न्यूज़ लोगों को देखना पसंद है उस टाइप की न्यूज़ दिखा रहे हैं, जबकि उन्हें रियलिटी दिखानी चाहिए। इसलिए लोकल मीडिया आज सामने निकल के आई है। खबर लहरिया, जो कि एक दलित वोमेन द्वारा प्रकाशित की जाती है उत्तर प्रदेश में, जो दलितों के इशू को जागृत करती है। यहाँ से आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं। सोशल एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अलर्टनेस इज़ द की टू सेफ्टी।
बिग बिजनेस हाउस, ये आप फिगर अपने मेंस के एग्ज़ाम में बना सकते हैं। और ये ग्लॉसरी पॉज करके आप इसके वर्ड मीनिंग समझ सकते हैं। अब है चैप्टर 7। चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस। इसमें हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। वी गो टू द मार्केट टू बाई मेनी थिंग्स, वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, cloth, etc. If we make a list of goods that we purchase, it would be really long. There are many kind of market that we may visit for our everyday needs. यहाँ पे मार्केट के बारे में बताया गया है कि मार्केट में जाके हम सब्जी खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, बहुत तरह के लिस्ट हम बनाते हैं। पर आजकल बहुत तरीके से मार्केट किया जाता है। आजकल ऑनलाइन आ गए हैं मार्केटिंग के। आप ऑनलाइन घर बैठे सामान मंगा सकते हैं, चाहे वो सब्जी हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, कोई भी चीज़ आप घर बैठे मंगा सकते हैं। तो मार्केट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे आपको मार्केट दिख जाएंगे। एक शॉप की दुकान है यहाँ पे, सब्जी मार्केट, बुक्स स्टॉल, क्लोथ्स, वीकली मार्केट होती है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स हैं उसके द्वारा हम एक ही जगह जाके अपनी मनपसंद की सारी सामान खरीद सकते हैं। आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग दुकान पे जाके नहीं खरीदना पड़ेगा। जैसे पहले मार्केट लगते थे, अभी आपको सब चीज़ एक ही चीज़ में मिल जाएंगे। चैन ऑफ मार्केट। In the previous section, you have read about different market from where we buy good. From where do you think shop owner procure their good? Good are produced in factories, on farm and in home. फार्म से लेकर के, फैक्ट्रीज से लेकर के हमारे घर तक जो आती है हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में वी डोंट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्रीज और फ्रॉम द फार्म। हम डायरेक्ट फैक्ट्री और फार्म से नहीं खरीदते, हम मार्केट से खरीदते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रेडिंग, कि कैसे ट्रेड होता है। होलसेल ट्रेडर, मार्केट एवरीवेयर, मार्केट हर जगह है। मार्केट एंड क्वालिटी। In this chapter we have looked at shop owner is a weekly market and those in a shopping complex. एक वीकली मार्केट ओनर, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो बड़ी छोटी मार्केट छोटा इनकम, बड़ी मार्केट बड़ा इनकम, नथिंग मोर अबाउट दैट। जो SDG 12 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है, वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के ऊपर है। इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। इसमें ये इंश्योर करना है कि जो कंजप्शन हो वो हेल्दी हो, जो प्रोडक्शन हो वो हेल्दी हो, जो कि कंज्यूमर के लिए बेनिफिट हो। इस चैप्टर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वीकली मार्केट, मॉल, होलसेल, चैन ऑफ मार्केट। होलसेल मतलब एज अ बायर जो बहुत लार्ज अमाउंट में सामान को खरीदते हैं, फिर वो एक स्टॉल में बेचते हैं। रिटेलर मतलब जो खुदरा सामान बेचते हैं, जो शॉप हम देखते हैं अपने आसपास के घरों में। होलसेल मतलब जहाँ पे ढेर सारे अमाउंट में एक ही सामान को खरीदा जाता हो। जो चैप्टर नंबर 8 है, ये भी हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। अ शर्ट इन अ मार्केट। यहाँ पे एक शर्ट की जर्नी दिखाई गई है। वो फार्मिंग से लेकर के एक शर्ट कैसे बनता है, कहाँ से एक खेती होती है कॉटन की, वहाँ से वो शर्ट के रूप में आपके सामने आता है। इतनी सारे प्रोसेसिंग को यहाँ पे बताया गया है, जो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नंबर 1, ट्रेड सेल द कॉटन एट द कोरनूल कॉटन मार्केट। यहाँ पे बताया गया कि ट्रेडर्स सेल करते कॉटन को, फिर कॉटन से गिनी मिल बाई करते कॉटन। गिनी मिल मतलब जहाँ पे कॉटन की काम होते हैं उन्हें गिनी मिल कहते हैं। वहाँ पे कॉटन सीड से कॉटन को अलग किया जाता है, फिर कॉटन के बॉल बनाए जाते हैं। कॉटन बॉल से स्पाइनिंग होती है, फिर स्पाइनिंग को यूज़ करके शर्ट या डीलर को दिया जाता है, वो शर्ट बनाते हैं। यहाँ पे ट्रेडर है, बायर है, ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। वीवर कोऑपरेटिव,
वीवर कोऑपरेटिव मतलब आज ये एक कोऑपरेटिव की तरह देख सकते हैं आप। एक ही जगह कुछ वी हैव सीन दैट द वीवर आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट अंडर द पुटिंग आवर सिस्टम वीवर कॉपरेशन आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर वीवर। कॉपरेट मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, सिर्फ फार्म से लेकर के क्लॉथ भी बना सकते हैं। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। इफ यू वांट टू रीड दिस, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 ये बताते कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। प्रमोट सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एवरीवन। ग्लॉसरी, इसमें जो 3 पॉइंट है आप उसे वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।